नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 फॉर द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंपीडेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो, इसके पहले बहुत सारी किताबों में या आपने भी कहीं ना कहीं डिकोड वगैरह में पढ़ के रखा होगा कि एलआर सर्किट होता है, आरसी सर्किट होता है। इन सब को मैंने मिक्स करके इसी के अंदर मैं सब कुछ बता दूंगा। आपने ये पढ़ लिया मतलब सब कुछ पढ़ लिया। तो इंपीडेंस को बेसिक रूप से जानेंगे और ये समझेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को भी हम डील कर सकते हैं। तो आने वाले सेशन में मैं न्यूमेरिकल भी लेने वाला हूं। माई सेल्फ प्रवीण जांगिड, आई एम हैविंग 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑलरेडी क्वालिफाइड द गेट एग्जामिनेशन 3 times। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपीडेंस होता क्या है? मैंने आपको कल पैसिव एलिमेंट्स बताए थे। कौन कौन से थे सर? आपने बताए थे कि एक रजिस्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है और एक इंडक्टर होता है। तो ये तीनों क्या करते हैं? एनर्जी को खाते हैं, अलग अलग तरीके से खाते हैं। रजिस्टर हीट के फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है और इंडक्टर क्या करता है? मैग्नेटोस्टैटिक के फॉर्म में यहां पे एनर्जी को स्टोर करता है। तो यहां पे तीन चीजें आपको अच्छे से समझनी है। अब इनको मैं क्या करता हूं? कंबाइन करके, इस पैसिव पूरे एलिमेंट को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं। वो लिख कैसे सकते हैं, चलो इसको देखते हैं। देखो, जो भी रजिस्टर we have connected, so let us connect R, L and C in series with एक वोल्टेज जो साइनसोइडल वोल्टेज है V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, दिस ओमेगा V नॉट इज नथिंग बट अ पीक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द पीक वैल्यू। अब यहां पे कुछ वोल्टेजेस दिए गए हैं, सो दैट इज अ VR, VL एंड द VC। ये तीन वोल्टेजेस आपको गिवन है, which is nothing but the total voltage across resistance R, जिसे मैं क्या बोल दूंगा? the simple current और उसका रेजिस्टेंस। ये बन जाता है कि भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है। VL क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड द सिंपल द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L। बेटा, पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम कैसे करते हैं? द जाने वाला करंट इसके अंदर कौन सा होगा? I, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा, मतलब सर ओमिक वैल्यू जिसे हम लोग जनरली बोलेंगे, द ओमिक वैल्यू इज नथिंग बट एक्सेल। सर ये एक्सेल क्या होता है? I इंटू दिस इज कॉल्ड एज जे ओमेगा एल। इट इज कॉल्ड एज अ एक्सेल। मतलब इंडक्टर की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हेनरी में होती है, ये आपको सबको पता है। बट जब मैं इसको ओमिक वैल्यू में एज इन द फॉर्म ऑफ द इंपीडेंस बात करता हूं, तो ओमिक वैल्यू मतलब ओम, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, उस वैल्यूएशन में यदि मैं उसको डालना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स द इमेजिनरी वैल्यू। आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे, इंपीडेंस ट्रायंगल वगैरह फॉर्म करेंगे। तो जे ओमेगा एल आ जाता है। बीसी इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सो दिस इज नथिंग बट आई एक्स सी। व्हाट इज आई एक्स सी? दिस इज 1 अपॉन जे ओमेगा सी। इसीलिए बेटा इसको चेंज करके जनरली हम लोग क्या लिख देते हैं? जे को, जैसे मतलब 1 अपॉन आयोटा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ के रखा है 1 अपॉन आयोटा इज नथिंग बट माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा आयोटा रेशनलाइज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि मैं यहां पे बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? आई माइनस जे डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो वोल्टेज है वो यहां पे फॉर्म होता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको यहां पे हेल्प करेगी। सर क्या? देखो बच्चे, ये तो आपने इंपीडेंस पढ़ा। सो द टोटल इंपीडेंस यदि आप बात करोगे, सो व्हाट इज द टोटल इंपीडेंस? द टोटल इंपीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर एंड इंडक्टर। क्लियर? तो रजिस्टर टोटल कितना हुआ? R, और जो टोटल रिएक्टेंस है, भाई साहब दो टाइप के रिएक्टेंस है, एक तो इंडक्टिव हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? कैपेसिटिव। तो यहां से बन गया दैट इज जे एक्सएल माइनस एक्सी। ओके, तो ये बन गया R प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। गॉट इट? तो इस तरीके से ये टोटल का टोटल इंपीडेंस ये आपको रिप्रेजेंट होगा। एंड M1 के अंदर 11-12 के अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक चीज पढ़ी थी कि व्हाट इज अ रियल नंबर एंड व्हाट इज अ इमेजिनरी नंबर। सो दिस इज नथिंग बट अ रियल नंबर, ओके, एंड विच इज नथिंग बट हियर इट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस। तो रियल वैल्यू के कारण जो बिजली का बिल जनरेट होता है, जैसे घरों में आप लोग ट्यूबलाइट लेके आते हो तो आप बोलते हो सर इतना वॉट का है, तो उसी के कारण बिजली का जनरेशन होता है, कितने घंटे के लिए चल रहा है तो किलो वॉट आवर के हिसाब से यूनिट निकल जाती है। ये जो बचा हुआ ये इमेजिनरी टर्म है, जो आयोटा के साथ आता है इमेजिनरी टर्म,
तो ये आपके लिए यूजफुल नहीं होता, इससे बिजली का बिल नहीं निकलता, पर ये बहुत सारे काम इलेक्ट्रिकल में करता है। आई एम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो मैं आपको एज अ सेकेंड थर्ड ईयर में आपको ये बहुत सारा फंडामेंटल पढ़ना पड़ता है कंपनसेशन से रिलेटेड, अभी आपको जरूरत नहीं। तो दिस इज नथिंग बट रिएक्टेंस वैल्यू, या इसको बोल सकते हो इमेजनरी वैल्यू, बट इसका यूज आगे बहुत है, तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। तो कंबाइन इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का जो टोटल कॉम्बिनेशन आता है उसे हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। आई होप इट इज क्लियर, गॉट इट। तो अब इसमें इंपीडेंस के अंदर मैं दो चीजें पता करता हूं, व्हाट आर द टू। एक तो पता करता हूं कि व्हाट इज अ मॉड्यूलस वैल्यू। मॉड्यूलस वैल्यू का यह मतलब होता है कि z का मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द z। बोलते हैं ना कि भाई इतना इंपीडेंस है तो भाई उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल z इज इक्वल टू r प्लस जे एक्स लिखा हुआ है ना, और एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मैं z इज इक्वल टू 2 प्लस जे 3 लिख देता हूं, तो इसका मॉड्यूलस वैल्यू कैसे लेते थे, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, तो ये आती थी। आप ऐसा तो नहीं करते थे 2 प्लस 3 ऐड कर दिया, 2 प्लस 3 तो जब दोनों रियल वैल्यूज में होते हैं तब करते हैं। मेरी बात समझ में आई। तो अब यहां से जब इसका मॉड्यूलस वैल्यू निकालूंगा तो मॉड z मतलब इसकी एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, डन है। साथ में आपको यह भी निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द फेजर एंगल, तो यहां पे आपको यह भी निकालना पड़ेगा व्हाट इज अ फेजर एंगल, या फिर इसको बोल सकते हैं यहां पे इंपीडेंस एंगल। तो दिस इज कॉल्ड द इंपीडेंस एंगल। व्हाट इज अ इंपीडेंस एंगल हियर। फेजर एंगल तो इन जनरली वोल्टेज और करंट के टर्म्स में बोला जाता है, बट कई बुक्स में आपको यह भी मिलेगा। सो इसको एंगल लेने के लिए वी विल यूज द थीटा। दिस इज नथिंग बट अ tan इनवर्स इमेजनरी नंबर बाय रियल नंबर। सीधा सा याद रखो, इमेजनरी नंबर इज x एंड दिस इज व्हाट r, तो ये निकल जाता है। तो z को हमने एज इन द फॉर्म ऑफ पोलर एंड रेक्टेंगल तोड़ दिया, तो ये जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं कार्टेशियन। दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन फॉर्मेट, गॉट इट। एंड दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्मेट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं बहुत सारे बच्चे की सर हम कैसे डील करेंगे, बड़ा बेसिक सा मैंने आपको बता दिया इंपीडेंस। सो व्हाट इज इंपीडेंस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसी में इंपीडेंस में एक टॉपिक और पढ़ना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा फेजर डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। फेजर डायग्राम मैं सब कुछ आपके बुक का सब कुछ कवर करा दूंगा, बहुत नन्हे मुन्ने कंसेप्ट हैं, सब आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सर ये फेजर डायग्राम क्या होता है, अरे फेजर डायग्राम बहुत बेसिक है कि वोल्टेज और करंट को एक साथ आप कंपेयर कर रहे हो, देख रहे हो कि रोटेशन किस तरीके से करेगा। कंपैरिजन बेस पे बहुत सारी चीजें इसमें चलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। यहां पे मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि एक एक्सिस बना दी इस तरीके से, दिस इज अ वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नाउ लुक एट हियर, मैं यदि बच्चे एक रेफरेंस के लिए यहां पे करंट ले लेता हूं, करंट, लेट अस टेक द करंट एज अ रेफरेंस, तो बड़ी बेसिक सी चीज आपको पता चली, दिस इज अ करंट आई हैव टेकन एज अ रेफरेंस। चलिए अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज पता करते हैं। मैंने जस्ट अभी बताया था कि जो VR होता है दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ओके। तो दिस इज I इंटू रेजिस्टेंस R, गॉट इट। सो करंट में, रेजिस्टेंस में यदि डायरेक्टली करंट मल्टीप्लाई करते हो तो एक सिंपल रियल नंबर बन रहा है या इमेजनरी रियल नंबर। सो इफ इट इज अ रियल नंबर सो इट विल कंबाइंड विद दिस लाइन ऑल्सो। तो ये जो पूरा का पूरा है वो थोड़ा सा आगे जाएगा करंट से मल्टीप्लाई होके, लेट अस कंसीडर लाइक दिस, ठीक है। तो ये यहां पे चला गया। सो ये जो है बेटा VR है। तो आप बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जो फेजर फॉर द, यदि प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, तो मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी, फॉर द प्योरली रजिस्टिव सर्किट द फेजर डिफरेंस इज नथिंग बट फाई इज जीरो। फाई इज व्हाट, जीरो। तो भाई फेजर डिफरेंस आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में दे आर स्टार्टिंग एट द सम पर्टिकुलर पॉइंट, दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, सीटी बजी, दोनों ने रेस एक साथ शुरू करी। सो दैट इज कॉल्ड द सेम फेजर डिफरेंस क्रिएशन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कम टू फॉर द इंडक्टर। तो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड इज इंडक्टर। इंडक्टर के लिए मैंने करंट लिखा, फिर उसके बगल में j ओमेगा L लिखा। दिस j रिप्रेजेंट्स द इमेजनरी टर्म, और ये j जो, इसको यदि मैं कन्वर्ट करता हूं, फॉर एन एग्जांपल यदि बेटा J10 लिखा है तो J10 को मैं लिखूंगा द मैग्नीट्यूड इज 10 एंड नंबर इज 10 इनवर्स 0 प्लस J10। इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0 प्लस J10 मतलब 10 इनवर्स इमेजनरी डिवाइडेड बाय रियल, तो 10 इनवर्स 10 डिवाइडेड बाय 0।
सो नथिंग बट इंफिनिटी, और ये बेटा इंफिनिटी कब आता है, 90 डिग्री पे आता है. सो द फेजर वैल्यू विल मूव टू द 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आई होप इट इज क्लियर. सो दिस इज नथिंग बट अ वोल्टेज VL. तो मैं इसको क्या बोलता हूं कि दैट इज 90 डिग्री. सो VL विल लीड द करंट बाय 90 डिग्री. आई होप इट इज क्लियर. डन. अब आ जाओ बेटा कैपेसिटर पे. सो थर्ड वन इज द कैपेसिटर. सो थर्ड वन इज द कैपेसिटर. सो कैपेसिटर से रिलेटेड कैसे बात करेंगे, तो कैपेसिटर की यदि बात करेंगे, जस्ट मैंने अभी लास्ट वाले पॉइंट पे एक चीज बताई थी कि द कैपेसिटर इज नथिंग बट अ -j/ωc. गॉट इट. अब यार बच्चे एक चीज समझना, लेट अस कंसीडर द वोल्टेज VC. सो इट इज कॉल्ड एज -I, या I को बाद में ले लेते हैं, चलो ठीक है, I को इधर ले लेते हैं, ये -j/ωc लिखा हुआ है. चलो एक ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. इफ यू टेक वन एग्जांपल 0 -j10. तो यार मेरे बच्चे एक चीज बताओ, मैग्नीट्यूड तो तुम समझ गए होगे, 10 आ रहा है. एंगल कितना हो गया, tan इनवर्स -10/0. दिस -10 के कारण ये जो क्वाड्रेंट है वो किधर शिफ्ट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में. सो इट विल बिकम द -90 डिग्री. मतलब ये 10 ओम की जो वैल्यू है, 10 ओम का जो वैल्यूएशन है, दैट विल बी शिफ्टेड, वन सेकेंड, दैट विल बी शिफ्टेड, एक मिनट ये लाइन अज्यूम कर लेता हूं यहां से, दैट विल बी शिफ्टेड कहां पे, यहां पे. क्लियर. 90 डिग्री पीछे की तरफ आ गया. मतलब यहां पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, दैट इज नथिंग बट अ लैग क्यों बोल रहा हूं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रेस लगती है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्लस. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रेस लगती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा नेगेटिव, माइनस बोलते हैं. आई होप इट इज क्लियर. तो VC इज लैगिंग करंट बाय 90 डिग्री. इसीलिए आप लोगों ने कई जगह पढ़ के रखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ के रखी होगी. यहां पे मैं ट्रिपल स्टार कर देता हूं कि कैपेसिटर जो होता है वो कैपेसिटर इज लैगिंग, ठीक है, कैपेसिटर इज लीडिंग पावर फैक्टर लोड. सर ऐसा क्यों, क्योंकि करंट के अकॉर्डिंग आपको कंफर्म करना है. वहां पे देखो बेटा, जब करंट को रेफरेंस माना तो वोल्टेज क्या जा रहा है, वोल्टेज पीछे की तरफ जा रहा है. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसे हमने लैगिंग बोल दिया. बट यदि मैं उल्टे टर्म्स में बोलूं तो करंट आगे की तरफ जा रहा है, जिसे मैं बोलूंगा सो करंट इज नथिंग बट अ लीडिंग. सो करंट के हिसाब से, करंट यदि लीड करेगा तो लीडिंग पावर फैक्टर लोड, और इसमें क्या करता है, करंट लैग करता है, इसलिए लैगिंग पावर फैक्टर लोड बोलते हैं. आई होप इट इज क्लियर. ये पूरा फेजर डायग्राम मैंने क्लियर कर दिया है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. आई होप इट इज क्लियर. सो ये पहली चीज, तो ये 3 चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और न्यूमेरिकली वाइज आप बहुत अच्छे हो जाओगे. ठीक है, मैंने तो देखो यार गेट वगैरह एग्जाम में पढ़ा के रखा है, तो आपको वो सब ग्लिम्स यहां पे देखने को मिला, मजा आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब देखिए, अब इसमें 3 केसेस हो सकते हैं. सो केस नंबर 1 कि मान लो कि एक्सएल की वैल्यू XC से ज्यादा हो जाए, एक्सएल की वैल्यू XC से ज्यादा हो जाए. इसका मतलब द ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर. अब देखो एक्सएल का यह मतलब है कि रिएक्टेंस ऑफ या ओमिक वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस इज मोर एज कंपेयर टू द ओमिक वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर. यही मतलब है. इसका मतलब कि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज मोर देन कैपेसिटर, मोर देन द कैपेसिटर. यस और नो. तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा था, मतलब वो कैपेसिटर से ज्यादा हो चुका है. सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको समझ में आई कि दिस फेज डिफरेंस विल बी चेंज लाइक दिस. अब देखो कैसे चेंज हो जाएगा, देखो कितना, देखो यहां से तो VR ही रहेगा, VR में कोई टेंशन नहीं है. सो VR विल बी इन द सेम फेज डिफरेंस. अब देखो यार एक्सएल की वैल्यू IL की वैल्यू ज्यादा है, सो इट मींस आपकी ये जो वैल्यू है दिस इज VL, है ना, तो ये हो गई, और नीचे VC है. ओके, सो VC, और ये कितना है बेटा VL. गॉट इट. अब मान लो कि VL VC से ज्यादा हो चुका है, तो इसका मतलब है जब आप इंपीडेंस लिखोगे तो VL माइनस VC करोगे कि नहीं करोगे, करोगे. सो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैसे आ जाएगा बेटा,
ये किस तरीके से बनेगा, ये हो गया वी आर, दिस इज वी एल, दिस इज वी सी। तो टोटल वोल्टेज यदि आप लोगे इट इज नथिंग बट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे यदि मान लो कि ये 5 वोल्ट है और ये 10 है, इज इट ओके? तो 10 में देखो ऊपर की तरफ 10 जा रहा है, वेक्टर का ध्यान देखो, डायरेक्शन सोचो, ऊपर की तरफ 10 जा रहा है, नीचे की तरफ -5 है। तो यदि उन दोनों को एक साथ लिखना चाहोगे तो 10 - 5 होगा। इफ 10 - 5 यदि होगा तो इसका सीधा सा मतलब है द पूरा इंपॉर्टेंट यहां पे सिनेरियो क्रिएट हो चुका है इधर, दैट इज दिस वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा कम होके इधर आ जाएगा। ओके, एंड सेकेंड जो वोल्टेज आपका है वो इधर है वी आर। तो इससे आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं बेटा। दिस पैरेललोग्राम विल बी कंप्लीटेड हियर, और ये इसको इससे ज्वाइन कर दिया। गॉट इट? सो ये दिस बिकम्स द टोटल वोल्टेज, और यहां से यहां तक व्हाट इज द वोल्टेज, वीएल माइनस वीसी। समझ ले? ठीक है, तो वीएल माइनस वीसी को आपने किस तरीके से लिखा, माइनस करके प्रॉपर वे में लिख दिया और पैरेललोग्राम लॉ बना दिया। आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो टोटल वोल्टेज है, तो इस टोटल वोल्टेज ने ये रेफरेंस एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा इसको हम फाई बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई एंगल बोलते हैं। तो यहां से ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज निकल के आती है, वो हम बात करेंगे। दैट इज अ फाई, जिसे हम इंपेडेंस एंगल भी बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपेडेंस जो हमने बात करी थी। इंपेडेंस इज सेम, Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी, वो सब कुछ सेम है। वोल्टेज आपने पता कर लिया। नेक्स्ट, यदि आप करंट पता करने जाओगे तो करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई Z हो जाएगा। वोल्टेज डिवाइडेड बाई कितना होने वाला है, Z। तो क्वेश्चन में जो भी वोल्टेज आपको गिवन होगा वो वोल्टेज आपको, मतलब आप उसको यूज करना, इंपीडेंस आपको डिवाइड कर देना, यहां से आपको फेजर डिफरेंसेस मिल जाएंगे। आई होप ये फेजर डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर है। नाउ मूव टू द सेकंड वन। ठीक है, तो मैं इसको एज अ सेकंड ले लेता हूं। चलो भाई, अब ये केस नंबर 2 में बच्चे पता क्या हो रहा है, केस नंबर 2 में द एक्सएल इज लेसर देन द एक्सी। जब एक्सएल लेसर देन द एक्सी है तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि इंडक्टर के अक्रॉस वी हैव द रजिस्टर, वी हैव द इंडक्टर, वी हैव द कैपेसिटर। सो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उनमें डिफरेंसेस मिलेंगे। मतलब द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज लेसर टू कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के कंपैरिजन में आपका जो वोल्टेज है एक्सेल, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज जा रहा है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे, सो व्हेन यू विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम लाइक दिस। चलो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो आपको पता है कि दिस इज अ फेजर वैल्यू, कि मैंने वी आर की वैल्यू लिख ली। ओके, तो ये हो गया बेटा वी आर। गॉट इट? तो इसे मैंने बोल दिया वी आर, और यहीं पे आपका क्या है, करंट है। नाउ लुक एट हियर। अब मान लो कि जैसे ये वाली वोल्टेज की वैल्यू है, तो इसको मैंने बोल दिया वीसी और इसको मैंने बोल दिया वी आर। ओके, वीएल, तो दिस इज वीएल एंड दिस इज वीसी। तो वीसी ज्यादा है, तो यदि मैं बात करूं तो एक्सेल यदि कम है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम होगा। और इन दोनों को यदि मैं बात करता हूं तो मान लो ये नीचे -10 है और ऊपर +5 है, तो दोनों को जोड़ के -5 हुआ कि नहीं हुआ। वैसे सेम वे में मैं इसको क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज समझ में आ गई कि भाई इसको यदि ये कम करना भी चाहेगा ना तो इस तरीके से कम कर सकता है। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको दिख रही होगी, ये क्लियर है। तो दिस विल बिकम द वीसी माइनस वीएल। आएगा कि नहीं आएगा, वीसी माइनस वीएल। और इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो विद द वीआर। अब जाके ये क्या बन चुका है, टोटल वोल्टेज। समझ में आया, ये क्या बन चुका है, टोटल वोल्टेज। और ये रेफरेंस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको मैं फाई बोलूंगा। द सेम वे द वोल्टेज यदि मैं बात करूंगा तो वोल्टेज इज नथिंग बट वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। गॉट इट? सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, ये तो हो गया वोल्टेज मिल गया। करंट आप कैसे लिख सकते हो, वोल्टेज डिवाइडेड बाई इंपीडेंस। व्हाट इज द इंपीडेंस, इंपीडेंस आपको पता है कि रूट के अंदर कितना आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो टोटल कॉम्बिनेशन रिएक्टेंस का बनेगा। ठीक है, एंड देयर इज अ फाई एंगल। ठीक है, दिस इज फाई एंगल। ये जो फाई एंगल है इसको पावर फैक्टर एंगल भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द पावर फैक्टर एंगल। आगे वैसे बात करूंगा पावर फैक्टर एंगल क्या होता है।
पावर फैक्टर एंगल, या हम इसमें इंपिडेंस के टर्म्स में इंपिडेंस एंगल भी बोल देते हैं। तो फाई इज नथिंग बट यदि आप लोगे तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, ट्राइंगल कंप्लीट करके आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। सो यहां पे ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज अ बेस, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वही सेम फंडा लगाना है tan इनवर्स का, ठीक है। तो ये सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देना, काम हो जाएगा। गॉट इट। आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले। थर्ड इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कौन सी है बेटा, केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 इज व्हाट, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। देखो अभी तक दोनों केसेस में मुझे क्या मिल रहे थे, देयर वाज द सम फेज डिफरेंस, ये भी कुछ फेज डिफरेंस आ रहा था, इसी फेज डिफरेंस का यूज करके हम पावर फैक्टर की बात करेंगे, और यहां पे भी फेज डिफरेंस नीचे की तरफ आ गया था। बट अब मैं यदि एक्सएल माइनस एक्सएल इक्वल टू एक्ससी की बात करूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आ गई है। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है, दिस इज द सिंपल मीनिंग दैट, देखो अब क्या हो रहा है कि भाई ये तुमने क्या ले लिया, वोल्टेज ले लिया, ये ले लिया वोल्टेज, ये किसका वोल्टेज है, वी आर वोल्टेज है, गॉट इट। सो दिस इज अ वी आर वोल्टेज। नाउ बड़ी सिंपल सी चीज आपको दिखाता हूं कि वीएल की वैल्यू और वीसी की वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। कैसे, देखो सीधा सा मतलब है कि एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर है, तो इसका सीधा सा मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो वीएल और वीसी दोनों की वैल्यू आपकी बराबर होने वाली है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर देंगे, तो टोटल वोल्टेज जो इसमें मिलेगा वो बिल्कुल जीरो होने वाला है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली आपका टोटल वोल्टेज वी आर ही होने वाला है। मतलब सर जैसे टोटल वोल्टेज कितना होता है, वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी, बिकॉज बोथ आर इक्वल सो दिस टर्म विल बी जीरो, सो वी विल बी वी आर। तो जो टोटल वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये, क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुके हैं, सो दिस फेज डिफरेंस विल बी जीरो, एंड ये इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कॉल्ड द रेजोनेंस कंडीशन, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस कंडीशन, जो आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस कंडीशन। आई होप इट इज क्लियर। तो बड़ी बेसिक सी चीज है, दिस इज वी एल एंड दिस इज वी सी, बोथ आर इक्वल, सो वी विल गेट व्हाट, दिस इज, ये क्या लिखा है, ये टोटल वोल्टेज वी नॉट बोल सकते हो या फिर वी बोल सकते हो। क्लियर है, डन है। तो VL और VC आपस में बराबर हो गए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर आपको ये समझ में आया बच्चे कि व्हाट इज अ फेज डिफरेंस और कैसे हम इसको डील कर सकते हैं। इंपिडेंस का फंडा मैंने आपको पूरा प्रॉपर वे में क्लियर करा दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, बट उसके पहले एक चीज और भी पढ़ना चाहेंगे, इंपिडेंस ट्राइंगल क्या होता है और पावर ट्राइंगल क्या होता है। पढ़ना चाहते हो सो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर करिए इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम, एंड वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों में बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।